बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबको 10th क्लास में खुशामदीद और आप एग्ज़ाम से फारिग होकर अब आए हैं। इससे पहले 9th क्लास की केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो वीडियो लेक्चर हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये एक तो हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स में होंगे, ज़रूरत वहाँ से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद ये मीडिया पे भी आपके पास नेट पर मौजूद होंगे। यूट्यूब चैनल में हमार GLT वहाँ सर्च करें तो आपको वहाँ मिलेंगे। तो आज प्रॉपर 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट लेते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले दो टाइप के रिएक्शंस हमें देखना है। एक रिएक्शंस को नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, वो रिएक्शन उनको हम डिफाइन करेंगे। और दूसरी टाइप होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हो गई? दो। एक को नाम देंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे को नाम देंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस मसलन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, बेस, इसका रिएक्शन कराएं एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस नतीजे में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब ये जो रिएक्शन है मसलन एसिड बेस मिलाते हैं, फौरन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उस नतीजे में क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। कितने डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में। मसलन NaOH और HCl मिलेंगे, NaCl और H2O बनाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा ये आपस में मिलके कभी भी HCl और NaOH इन कंडीशंस में नहीं बनाएंगे। ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो रिवर्स नहीं हो सकते, जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं लेकिन दूसरी डायरेक्शन से दोबारा पहले उस डायरेक्शन में नहीं आते। ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो लेफ्ट से राइट या क्या होगा, जो लेफ्ट से राइट आते हैं उनको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, जो राइट से लेफ्ट जाते हैं उनको क्या नाम देते हैं? रिवर्स रिएक्शन। तो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, बस एक को क्या नाम देंगे? फॉरवर्ड, और दूसरे को क्या नाम देंगे? रिवर्स। जो क्या लेफ्ट से राइट आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। जो राइट से लेफ्ट जाते हैं उनको क्या कहते हैं? रिवर्स। अब इसमें एक ही टाइप के रिएक्शंस होंगे, वो कौन से होंगे? फॉरवर्ड होंगे, यानी जो लेफ्ट से राइट तो आते हैं लेकिन राइट से दोबारा लेफ्ट नहीं जाते। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। या दूसरे लफ्जों में इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। यानी इनमें तो सलाहियत होती है आपस में मिलके क्या बनाने की? सोडियम क्लोराइड और वाटर। लेकिन इन दो में ये सलाहियत नहीं होती कि ये मिलके दोबारा क्या बनाए? NaOH और HCl बनाए। तो ऐसे रिएक्शंस को भी क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। मसलन आप चाय के अंदर क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, तो चाय में पानी भी मौजूद है और नमक भी मौजूद है, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। कभी भी उसमें तेजाब नहीं बनेगा या बेस नहीं बनेगा, सोडियम ऑक्साइड और HCl कभी भी नहीं बनेंगे। तो वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल। या वो रिएक्शन जिनमें जो एक डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं आते हैं, तो उनको क्या नाम देंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। तो बास रिएक्शंस मसलन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ऐड करें ऑक्सीजन गैस तो ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? SO3 में। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगाएं और इधर भी 2 लगाएं। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किसके साथ मिलाएं? ऑक्सीजन के साथ, तो उस स्थिति में क्या बनेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। क्या बनेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये सलाहियत होती है कि ये दोबारा डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? SO2 और O2। ये जो रिएक्टेंट है ये दोबारा बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगा? लेफ्ट से राइट आएगा, फॉरवर्ड आएगा और दोबारा राइट से दोबारा कहां जाता है? लेफ्ट, रिवर्स जाता है। इसको क्या कहेंगे? रिवर्स। तो वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स भी आते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। दो रिएक्शंस which proceed both in forward and reverse direction, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आते हैं और दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में भी आते हैं, उन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। या दूसरे लफ्ज में इसको इस तरह भी डिफाइन करेंगे, वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स क्या बना सकते हैं? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दोबारा क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट।
ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। तो दो टाइप के रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस दैट प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या ओनली इन वन डायरेक्शंस आर कॉल्ड irreversible reactions. Reversible reactions are those reactions that proceed both in forward direction and reverse direction are called reversible reactions. सिंगल एरो से irreversible reaction को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डबल एरो है इससे रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी डबल एरो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दरमियान होगी, इसका मतलब क्या है? वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। अब जो डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये हमेशा होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। किन में होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल में तो जितने रिएक्टेंट्स थे यूज हो गए, प्रोडक्ट बने, रिएक्टेंट खत्म होंगे, एक खत्म हो गया, दोनों खत्म होंगे, रिएक्शन उस वक्त क्या होगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि इनमें क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। तो किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम? वो अभी हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, तो हम सारे के सारे कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक आपका होगा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब इसको देखें। रिवर्सिबल रिएक्शन अभी हमने पढ़ा वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। उन रिएक्शन को क्या नाम देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस पे आपने क्या पढ़ना है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक मिसाल लेंगे। अभी जो हमने मिसाल पढ़ी, मसलन सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इसके लिए चाहिए 200 एटमॉस्फेयर 200 atm। अब ये इन कंडीशंस में SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? SO3 में। और जो SO3 बनती है वो दोबारा किस में कन्वर्ट होती है? SO2 और O2 में। तो इसको अगर आप बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाएंगे? यहाँ 2 और इसके साथ भी 2। तो अब ये एग्जांपल है किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शंस की। इसी तरह एक और मिसाल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दो गैस को मिलाएं तो इनके जब एक और गैस बनती है, दैट इज NH3, अमोनिया गैस बनती है। ये किन कंडीशंस में रिएक्शन होता है? इसके लिए आयरन यूज होता है एज कैटलिस्ट। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 200 atm प्रेशर चाहिए। तो इन कंडीशंस में N2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं? NH3 अमोनिया। और अमोनिया दोबारा इन कंडीशंस में कन्वर्ट होती है N2 और H2 में। बैलेंस करने के लिए कितने नाइट्रोजन है? 2। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? 2। अब 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर पहले 3 थे, 2 लगाने से कितने हो गए? 3 2s are 6। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ आप क्या लगाएंगे? 3 3 2s are 6। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो ये रिएक्शंस वो है जो फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स भी आते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपको समझना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए देखें, सबसे पहले आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप क्या लेते हैं? रिएक्टेंट्स लेते हैं। क्या लेंगे? रिएक्टेंट्स लेंगे। अब रिएक्टेंट मतलब इस रिएक्शन में आपके पास कौन से रिएक्टेंट है? SO2 और O2। अब शुरू में रिएक्शन इनको मिला के रिएक्शन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में जो कंटेनर होगा उसमें आपके पास सारे के सारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। प्रोडक्ट क्या होगा? मौजूद नहीं होगा। तो शुरू में इनको मिलाने से रिएक्शन फॉरवर्ड क्या होगा? शुरू होगा। शुरू में एक डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, वो कौन सा होगा? फॉरवर्ड, जिसमें SO2 और O2 शुरू में ही आपके पास रिएक्टेंट मौजूद है।
तो ये आपस में मिलकर किस में कन्वर्ट होंगे, SO3 में। किस में कन्वर्ट होंगे, SO3। तो शुरू में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी रिएक्टेंट मौजूद नहीं है। तो जो ही रिएक्टेंट बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बनने के साथ वो दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में, SO2 और O2 में। तो रिएक्शन रिवर्स भी शुरू होगा। तो रिवर्स रिएक्शन को आप देखेंगे तो SO3 किसके साथ रिएक्ट, SO3 किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा SO2 प्लस O2 में। तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स रिएक्शन। शुरू में फॉरवर्ड की रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट। शुरू में रिएक्शन फॉरवर्ड स्पीड से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अभी हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसके मुताबिक जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अमाउंट ज्यादा होती है, उतना रिएक्शन फास्ट जाएगा। जितनी कम होती है उतना रिएक्शन क्या होगा, स्लो जाएगा। क्योंकि शुरू में आपने सारा का सारा रिएक्टेंट मिलाया है, प्रोडक्ट है ही नहीं। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड से, और रिवर्स रिएक्शन जीरो, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट शुरू में कम बनता जाएगा। शुरू में कम प्रोडक्ट की वजह से रिवर्स तो शुरू होगा लेकिन स्लो होगा। रेट उसकी क्या होगी, स्लो। रेट कहते हैं स्पीड को, रेट किसको कहते हैं, स्पीड को। यानी जिस तरह आप स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं तो आपकी क्या स्पीड है। कभी कभार आप जल्दी जाते हैं, कभी कभार आप टाइम ज्यादा लगता है तो आप तेज जाएंगे, आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो तेज, कम जो डिस्टेंस वही है घर का, लेकिन अगर आप कम टाइम लगाएं तो स्पीड आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप ज्यादा टाइम लगाएं तो स्पीड आपकी क्या होगी, रेट कम होगी। इसी तरह रिएक्शन में कंसंट्रेशन लेते हैं, अगर कम टाइम में ज्यादा कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है तो रेट क्या है, फास्ट है। अगर क्या होगा, उस टाइम में कम कंसंट्रेशन में चेंज आए तो रेट क्या है, स्लो है। तो इसलिए यानी शुरू में क्योंकि रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड से। रिवर्स रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा तब शुरू होगा, लेकिन शुरू में स्लो स्पीड से, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी फॉरवर्ड की, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्ट की टाइम गुजरने के साथ कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड की स्पीड कम होती जाएगी, रिवर्स की स्पीड क्या होगी, या बैकवर्ड की स्पीड बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब दोनों के रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। SO2 प्लस O2 किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, SO3। अब दोनों की रेट क्या होगी, सेम होगी। रेट सेम का मतलब जिस स्पीड से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट में। उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो यानी वो स्टेज है रिवर्सिबल रिएक्शन का जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड रहती है, रेट होती है, वो इक्वल होती है किसके, रिवर्स रिएक्शन के। उसको क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको एक कॉमन मिसाल से समझते हैं। मसलन आपके स्कूल के इस ग्राउंड के इस यहाँ कोई 20-25 कुर्सियां पड़ी हैं, 30 कुर्सियां सपोज करें पड़ी हैं। इन कुर्सियों को यहाँ से कहाँ लेके जाना है, ग्राउंड के दूसरे साइड में, और यहाँ इनको ले जाने के लिए 5 बंदे स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं और 5 स्टूडेंट्स वहां खड़े हैं। अब शुरू में वहां तो कोई कुर्सी नहीं है, तो वहां से क्या कोई कुर्सी इधर आएगी, नहीं आएगी। उधर से इधर आने की रेट क्या है, 0 है, और यहाँ मौजूद है। जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, कुर्सियां यहाँ से वहां जाएंगी पहले, तो यहाँ से वहां जाने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, शुरू में स्टार्ट होगी। जो ये कुर्सियां वहां पड़ेंगी, वहां से उनको इस तरफ लाना भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो वहां से इस तरफ की रेट क्या होगी, शुरू होगी। शुरू में अगर एक कुर्सी वहां गई तो 1 आएगी, फिर 2 जाएंगी तो 2 आएंगी। इसी तरह यहाँ से वहां जाने की स्पीड क्या होगी, यहाँ से कुर्सियां कम होने से कम होती जाएगी, वहां कुर्सियां बढ़ने से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जहां जितनी कुर्सियां यहाँ से वहां जा रही हैं उतनी कुर्सियां वहां से यहाँ आएंगी, दोनों की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी। तो उस टाइम में जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम हो, ये नहीं है। यहाँ ज्यादा हो सकती है, वहां कम हो सकती है, लेकिन रास्ते में स्पीड जो होगी, जितनी कुर्सियां वहां से यहाँ आ रही है उतनी कुर्सियां यहाँ से क्या होगी, वहां जाएंगी। उस स्टेज को क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी। इसी में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से कहते हैं शुरू में रिएक्शन मिलाएंगे, रिएक्शन का क्या कहां जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपके पास मैक्सिमम है। तो फॉरवर्ड क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और रिवर्स की क्या होगी, 0। जो ही प्रोडक्ट बनेगा, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन क्या होगा, वो स्पीड स्टार्ट होगा, और शुरू में फॉरवर्ड स्पीड की स्पीड ज्यादा होगी, रिवर्स 0। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी।
फॉरवर्ड की आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। एक टाइम आएगा जब दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड के और रिवर्स दोनों इक्वल रेट से होंगे, तो उसको क्या नाम देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इसलिए कहते हैं कि बज़ाहिर देखने से जितना प्रोडक्ट आपके पास है, मसलन सपोज करिए आपके पास कितना मोल है, 4 मोल है, यहाँ आपके पास 3 मोल्स हैं, तो जितने भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम होने के बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी ना प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब देखने से ज़ाहिर लगेगा कि ये रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन असल में रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता। रिएक्शन मुसलसल क्या होता है? कंटिन्यू होता है। रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्शन कंटिन्यूअस है। तो कोई भी चीज जो मूवमेंट में होती है उसको क्या नाम देते हैं? डायनेमिक कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन कंसंट्रेशन में चेंज इसलिए नहीं आती क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होती है? बराबर, दोनों इक्वल रेट से दोनों रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती। इसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। मसलन एक्स एक्सिस में आप क्या ले लें? टाइम ले लें, और वाई एक्सिस में आप क्या ले लें? कंसंट्रेशन ले लें। क्या लेंगे? कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। मतलब इधर ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, और इस साइड में टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 5 मिनट ले लें, इधर कंसंट्रेशन मोलरिटी में ले लें, 10 मिनट ले लें, 15 मिनट ले लें, 20 मिनट ले लें, 25 ले लें, 30 ले लें। तो इसमें टाइम आपने मिनट में लिया है और इसमें कंसंट्रेशन आपने किस में ले ली है? मोलरिटी में, मोलर कंसंट्रेशन। अब शुरू में आपके पास किस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट में SO3 की कंसंट्रेशन 2 मोल है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी मोल है? 1 है। तो SO2 की कंसंट्रेशन को आपने थोड़ा सा क्या शो करना है? ज्यादा शो करना है, तो उस हिसाब से ले लेंगे हम शो करने के लिए एक एक कंसंट्रेशन, यानी किसकी? SO2, इसकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे, और इससे थोड़ा सा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या लेंगे? कम। तो ये लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगी? मैक्सिमम होगी रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट जो है अभी बना नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ टाइम भी 0 है आपको मालूम है, और कंसंट्रेशन भी 0 है यहाँ से। तो ये आपके पास किसकी कंसंट्रेशन होगी? SO3 की। अब जो रिएक्शन शुरू होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होती जाएगी। क्या होगी? कम होती जाएगी। और उसी हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जिसके बाद इनकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और प्रोडक्ट जितना बना था उसकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी इसी तरह नीचे की तरफ जो स्लोप, इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इसकी कम हो रही है। बस शुरू में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? इस टाइम ज्यादा थी, जो ये टाइम गुजर के यहाँ आया तो इसकी कंसंट्रेशन कम होकर यहाँ से यहाँ तक आ गई। फिर टाइम मजीद क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन मजीद क्या हो गई? कम होके यहाँ तक आ गई। इसी तरह इसकी भी शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा, टाइम गुजरने के बाद कंसंट्रेशन इसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नीचे की तरफ जो स्लोप का मतलब है टाइम गुजरने के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है? रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। शुरू में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है? 0। जो ये टाइम गुजरेगा 5 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो गई? यहाँ इंक्रीज होके यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एक टाइम आएगा जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो इसका मतलब है उसके बाद कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मतलब यहाँ आके आपको लग रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? 15 मिनट के करीब आके मजीद एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी जाए तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी, अब यहाँ भी आ जाए तो तब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? यही होगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो रही है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? सेम। नीचे की तरफ आ रहा है तो कंसंट्रेशन कम, ऊपर की तरफ राइज हो रहा है कर्व तो कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जब स्ट्रेट लाइन आ रही है तो उसके बाद जितना भी आप टाइम गुजारे, कंडीशंस अगर सेम हो, तो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोबारा इसके सामने देखें। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड होते हैं और रिवर्स भी आते हैं। ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, या दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, वो रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट में सलाहियत होती है कि वो दोबारा क्या बनाएं? रिएक्टेंट्स बनाएं। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक मिसाल लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या बनाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये बहुत ही अहम रिएक्शन है। कांटेक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स, हर कहीं वो यूज होता है। तो उसके बनाने में एक स्टेप ये है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड।
वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है और 450 डिग्री से टेम्परेचर में रिएक्शन होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके लिए चाहिए होता है। तो शुरू में आपके पास रिएक्टेंट्स लेके मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के ज्यादा होने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और स्पीड मैक्सिमम स्पीड से जाएगा। प्रोडक्ट शुरू में जीरो, रिवर्स रिएक्शन शुरू में जीरो, जो ही प्रोडक्ट बनती जाएगी रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, शुरू होगा। लेकिन शुरू में कम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बनने की वजह से स्लो, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ने से रिवर्स रिएक्शन की रेट क्या होगी, इंक्रीज। एक टाइम आएगा जिसमें दोनों के रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स के उस स्टेज को क्या नाम देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसके बाद जो है कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन रिएक्शन नहीं रुकेगा, रिएक्शन मुसलसल हो रहा होगा, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक और कॉमन मिसाल भी आपकी बुक में दी है, इसको समझने के लिए 9 में भी आपने पढ़ा था। इवेपोरेशन में क्या होगा, आप कोई लिक्विड रखें किसी कंटेनर में, शुरू में इसकी जो वॉल्यूम है उसमें कमी आएगी। क्यों, शुरू में जो लिक्विड है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होकर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इवेपोरेशन। मसलन अगर आप वाटर ले लें तो वाटर शुरू में किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, तो इसको क्या नाम देंगे, फॉरवर्ड। जो इसके ऊपर कंसंट्रेशन इन वेपर्स की बढ़ेगी तो ये दोबारा टकराएंगे किस पे, लिक्विड सरफेस पे, दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में। इसको क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन। इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। और ये वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसको क्या नाम देंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो एक टाइम आएगा जब दोनों के रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिस रेट से वाटर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में, उसी रेट से वेपर्स किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर में। तो उस स्टेज को क्या नाम देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये था आज आपका पहला टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस के साथ ये चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ठीक है, थैंक यू।